का फिजिक्स स्टडी करेंगे बच्चों, जिसमें हम लोग प्रूफ करने वाले हैं R बराबर 2F अवतल दर्पण में। मेरे प्यारे बच्चों आज का ये क्लास इंपोर्टेंट होने वाला है और वीवीआई होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न है बिहार बोर्ड एग्जाम में कम से कम तो आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको वो ट्रिक वो कंसेप्ट वो सारे देने वाला हूँ मेरे अकॉर्डिंग, जिसे आप अच्छी तरीका से प्रूफ कर सकेंगे और समझ सकेंगे और आसानी से। फिर बच्चों यदि आप मेरे वीडियो को 10 से 15 मिनट देते हैं देख लेते हैं तो आपको ये एक बार में जरूर समझ में आएगा। मुझे पूरा गारंटी है कि मैं इसमें पूरा 100% देने वाला हूँ। तो फिर बच्चों हम लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए, इसे नोट्स करने के लिए एक पॉइंट को समझना है, इन्हें भी बढ़ा बढ़ा के वीडियो देखना है। लेकिन फिर बच्चों यदि समझ में पहला पॉइंट नहीं है तो पीछे आप बैकअप करके देख सकते हैं वीडियो। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के फॉर्मूले पे R बराबर 2F। देखिएगा सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है R बराबर 2F, क्या आपको ये पता है इसके बारे में? R बराबर जो 2F फॉर्मूला है इसके बारे में फिर बच्चों क्या आपको पता है कि ये आखिर है क्या? तो मैं इन दोनों में रिलेशन थोड़ा सा 1 मिनट बताना चाहता हूं। देखिएगा ये जो आपका फिर बच्चे ये आपका वक्रता त्रिज्या है। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता त्रिज्या। इसे मैंने बोला वक्रता त्रिज्या। ओके, और ये जो फिर बच्चे ये आपका फोकस दूरी होता है। क्या होता है? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या मैंने बोला बच्चे? मैंने बोला इसे फोकस दूरी बोला। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों रिलेशन यानी कि संबंध एग्जाम बोर्ड में पूछे था 2 मार्क्स का, जो मैं एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं। देखिएगा जैसे फिर बच्चों वहां पे क्वेश्चन दिया जाता है गैर एग्जाम में, कहता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है, दर्शाएं, दिखाएं, ऐसे करके बताता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आंसर दीजिएगा। ऐसे बोल सकते हैं वहां पे आंसर आप कि सर जी वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है। फोकस की क्या होती है? दुगनी। ये पहला आंसर है। या फिर बच्चों आप ऐसे बोल सकते हैं फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप ये फॉर्मूला भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। मैंने बोला वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, ये संबंध बता सकते हैं। नहीं तो फिर बच्चों फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये बात आप लोग लिख सकते हैं। ये दोनों में संबंध था वक्रता त्रिज्या में और फोकस दूरी में। अब चलते हैं मेन कंसेप्ट पे जो मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। ठीक है, ये समझ चुके हैं, लिख लीजिएगा। अब फिर बच्चों जरा ध्यान दो कि ये जो आपको फॉर्मूला है, सॉरी यहाँ पे जो चित्र है ये आपका अवतल दर्पण का है। ये मैंने पढ़ रखा, क्या हम लोग सिद्ध करने वाले हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। और फिर बच्चों इतना तो आपको पता होगा, ध्रुव, फोकस और क्या है आपका वक्रता केंद्र, ये सब आपको पता होगा। इसके डिस्टेंस को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ओके, तो मैं एक एक करके डिफाइन करूंगा जब नाम लिखूंगा, ठीक है ना। चलो देखिएगा, तो मैंने एक दर्पण लिया जिसका नाम है M और M' नाम मैंने लिया। M और M' आपका दर्पण का नाम है, क्या है? नाम है, ठीक है। तो यहां से देखिए ये जो आपका प्रधान अक्ष जिसको आप मुख्य अक्ष बोलते हैं, ये CP जो ये वाला हो गया वक्रता त्रिज्या, ये आपका प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष के समांतर एक लाइन मैंने खींचा इस प्रकार। यहां से कोई बिंदु स्रोत है बच्चों, यहां से कोई बिंदु स्रोत है प्रकाश आने का बिंदु स्रोत, ठीक है। यहां से तो वो क्या कर रहा है, यहां से प्रकाश निकल रहा है और सीधे दर्पण पर पड़ा। सीधे दर्पण पड़ा और दर्पण से टकराने के बाद नियम होता है कि फोकस से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरा तो इस प्रकार निकल गया। एक हम लोग आरेख हम लोग और खींचते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये कहां पे कटता है। तो फिर बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो आपका मैंने केंद्र से लिया, केंद्र से गया, फिर टकराया, फिर वापस चला है। यानी केंद्र से जब जाता है प्रकाश की किरणें तो उसी दिशा में फिर टकराकर वापस चला आता है। हम लोग केंद्र दिशा से इस प्रकार मारे, टकराया, फिर उसी दिशा से क्या हो गया? लौट गया। तो ये केंद्र का वक्रता केंद्र का नियम है। जब वहां पे प्रकाश किरण को हम लोग क्या करते हैं? टकराकर वापस चला आता है। ये आप लोग वक्रता का नियम देखे होंगे। चलिए ये सब बातें को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अब मैं समझाता हूं, यहाँ पे देखते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। पर बच्चों आप लोग को पता होगा प्रकाश के प्रवर्तन के नियम 2 होते हैं। आपतन कोण और प्रवर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश प्रवर्तन के नियम मैं डायरेक्ट लिख देता हूं प्रवर्तन के नियम से। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम जो है
आपतन कोण और प्रवर्तन कोण क्या होती है, बराबर होती है। जरा इस फिगर को देखिए थोड़ा सा, यहां से ये जो आपका है और ये अभी लंब है, तो फिर बच्चों यहाँ पे ये आपतन कोण होता है यानी कि आई, ये प्रवर्तन कोण यानी कि आर, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। तो क्या ये वाला फिगर को उठा के ऐसे हम देखें फिर बच्चों, तो क्या ये वाला आई यहाँ पे नहीं है, ये वाला आर यहाँ पे नहीं है, तो बिल्कुल है, ठीक है। तो जिस प्रकार मैंने यहाँ बोला कि समतल दर्पण पर जब इसको प्रकाश आपको आपतित करते हैं, टकरा कर वापस चल जाता है, तो ये आपतन कोण और ये प्रवर्तन कोण क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि आपतन कोण ये प्रवर्तन कोण क्या होगा, बराबर। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण को बराबर करेंगे, ठीक है ना। ये आपतन कोण हो गया, ये आपका प्रवर्तन कोण हो गया। तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी, देखिएगा ए बी सी, ये वाला कोण जो आपका आई है यानी कि आपतन कोण हो गया, ठीक है, मैंने लिख दिया। और इसके बराबर पे बच्चों ये है आपको सी बी एफ, यहां पे लिखेंगे आप सी बी एफ, सी बी एफ, ये किससे बराबर हुआ, तो प्रवर्तन के नियम से बराबर हुआ, ओके। नेक्स्ट में आप चलेगा, तो यहां पे ये दो रेखा समांतर है, ये ए बी और क्या है, सीपी क्या है, समांतर है। ये ए बी और सीपी समांतर है। तो पहले जरा ध्यान दो, जब दो रेखा समांतर होती है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो आप लोग मैथमेटिक्स यदि पढ़ते हैं तो यहाँ पे जुड़िए मेरे साथ। यहाँ पे जरा देखिए, ये दो रेखा मान लेते हैं कि एल और ए में क्या है, समांतर है। आप लोग क्लास 7 में 8 में पढ़े होंगे, 9 में भी दिया हुआ। तो ये इस प्रकार प्रतिच्छेद किया हुआ, प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा। तो आप लोग जरा ध्यान दीजिए कि एल एम जो समांतर रेखा था, तो ये जो तिरछा तिरछी जो कोण होता है ना, इसको हम एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। और ये वाला एकांतर कोण ये वाला के बराबर होता है, ठीक है। और ये भी एकांतर कोण बना, ये भी एकांतर कोण आपका है। तो ये दोनों कोण बराबर हो सकता है एकांतर कोण से, और ये वाला कोण इसके बराबर हो सकता है एकांतर कोण से। क्यों सर, क्योंकि दो सरल रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा क्या किया, काटा है। तो ये दोनों एकांतर कोण क्या हो, बराबर। अब इस वाला सिचुएशन को यहां चलते हुए, ठीक है, देखिएगा ए बी आपका एक सरल लाइन हो गया, मान लेते हैं कि एल है, और सीपी आपका एक सरल रेखा हो गया, मान लेते हैं कि वो क्या है, एम है। अब इसको काटने वाला देखिए वाला है सीपी, इस प्रकार काट रहा है ना, देखिए ये वाला आपको काट रहा है, तीस दो भाग में, जैसे ये काट रहा, ठीक ना। तो काट रहा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं होगा, होगा। क्यों सर, क्योंकि ये नियम है, एकांतर कोण बोल सकते हैं। एल और एम जब समांतर होती है, पटरी की तरफ समांतर होती है, और एक रेखा काटे तो एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाला कोण ये वाला कोण हम बराबर करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे तथा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल, देखिए ये वाला एंगल लिखे ए बी सी लिखे थे बच्चों। अब लिखे बी सी एफ, क्यों बच्चों, क्योंकि ये वाला एंगल हम लोग बराबर कर रहे हैं ये वाला तीसरा तिरछी। तो लिखेंगे बी सी एफ। ये किससे हुआ, तो ये हुआ बराबर आपका एकांतर कोण से। किससे हुआ, एकांतर कोण से। तो यहां पे लिख दो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से बराबर होगी, ठीक ना। चलिए अब देखिए एक बात मैं आपसे देना चाहता हूं, ये प्रवर्तन के नियम से बराबर हो गया दो कोण, ये एकांतर कोण से बराबर हो गया। अब यहाँ पे कि जब LHS बराबर होता है, ये वाला साइड LHS बराबर है, तो क्या RHS बराबर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, सर जी हम लोग जानते हैं कि जब LHS बराबर होता है तो RHS को क्या करेंगे, बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल CBF इक्वल टू एंगल BCF, BCF। तो ये क्यों बराबर हुआ, मैं आपसे सवाल करता हूं, ये क्यों बराबर हुआ, क्योंकि देखिएगा LHS में भी ABC है और RHS में भी क्या है, ABC है। ये वाला साइड क्या है, बराबर। तो ये वाला साइड को अपने आप हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पे देखो, ये बराबर करने से एक समस्या खड़ी हो गया, यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो गया। क्योंकि फिर बच्चों एक आपको मैं यहाँ पे आपको एक थ्योरम में और समझाना चाहूंगा कि ऐसा क्यों, ऐसा बराबर हुआ, ताकि हम लोग आगे क्या लिखेंगे। देखिएगा एक नियम है जो क्लास 9th का है, देखिए ABC, ABC फिर बच्चे मान लेते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है। तो ये जो ट्रायंगल है, मैंने माना कि फिर बच्चों ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। माना नहीं, एक्चुअली में होता है, ठीक है। समद्विबाहु में यदि दो समद्विबाहु फिर बच्चों ये दो कोण बराबर होता है ना,
समद्विबाहु में ये दो कोण बराबर हो जाए, इस प्रकार संगत ये वाला साथ वाला कोण बराबर हो जाए, तो इसके सामने की भुजा जो ये वाला जो है, इसके सामने की भुजा ये जो है, मतलब इसके सामने AC है यानी कि AC हो गया, अब इसके सामने क्या AB है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। क्यों सर, क्यों बराबर होगा? इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये संगत कोण दोनों आपस में क्या है? बराबर है, तो इसकी भुजाएं भी सामने वाला क्या होगा? बराबर होगा। ये आपको खोपड़ी में गया? मैंने ये बोला कि ये जो थ्योरम आपका कहता है कि जिस समद्विबाहु त्रिभुज में, ये समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज में यानी कि दो कोण बराबर हो, तो उसकी सामने वाली भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये नियम है। ये तो उल्टा नियम हो गया। अब सीधा नियम भी थोड़ा सुन लीजिए। मान लेते हैं बच्चों, यहां पे थ्योरम एक्चुअली में सही से क्या बोलता है वो भी सुन लीजिए। देखिएगा, ये दोनों भुजा आपस में क्या होता है? समद्विबाहु में बराबर होता है। मान लेते हैं बराबर है कोई दो भुजा, तो ये दोनों भुजा बराबर है बच्चों, तो इसके सामने का कोण क्या होता है? बराबर। जैसे कि मैं यहाँ पे बराबर भुजा लिखा AB बराबर AC, AB बराबर क्या लिखा? AC। तो AB बराबर AC मैंने लिखा, ये दो भुजा बराबर, तो क्या AB के सामने ये C और AC के सामने क्या B बराबर नहीं होगा? होगा, क्योंकि दो भुजा के सामने वाला जो कोण होता है क्या होता है? बराबर होता है। तो बताओ AB के सामने वाला कोण कौन हो गया? C हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल C, और AC के सामने वाला कौन हो गया? तो ये हो गया एंगल B। तो ये आपस में बराबर हो गया। तो फिर बच्चे यहाँ पे एक झटके में आंसर देखिएगा कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसका दो कोण भी संगत कोण का होगा? सामने वाला बराबर होगा। और यदि फिर बच्चों दो भुजा बराबर हो तो उसके संगत कोण भी का होगा? बराबर होगा। यानी कि AC के सामने आपका एंगल B है, AC के सामने क्या है? B एंगल है, तो एंगल B लिख दिए। और AB के सामने क्या है? AB के सामने आपका C है, ये भी क्या हो गया? बराबर। तो इस नियम को याद रखिए, ये आपका क्लास 9 का मेथड था। ठीक है, अब मैं समझाता हूं आखिर में इसको समझाने का मतलब मेरा क्या था वो भी अब देख लीजिए। वो समद्विबाहु था, तो देखिए CBF ये वाला एंगल, ठीक ना? BCF ये वाला एंगल, अब ये दोनों हो चुका है बराबर। LHS से और RHS से क्या हो गया? सॉरी, RHS और दोनों क्या हो गया? बराबर। बराबर जब हो चुका है तो इस ट्रायंगल को गौर से देखिए, BCF या CBF, ये ट्रायंगल को गौर से देखिए, तो क्या दो एंगल जब बराबर ये वाला होगा तो क्या ये दोनों भुजा बराबर नहीं होगा? आप लोग थोड़ा बताइएगा मुझे। मैंने बोला कि जब ये दो कोण बराबर है तो क्या ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं होगी? होगी सर। क्यों होगी सर? क्योंकि मैं आपने बताया कि ये संगत कोण आपस में क्या हो गया? बराबर कर चुके हैं, तो भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इसलिए फिर बच्चों यहाँ पे लिखो मेरे साथ कि सर जी कि ये जो CBF है, CBF कौन वाला हो गया? CBF यानी कि इसके सामने वाली भुजा कौन है? ये वाला। इसके सामने वाली भुजा देखो ये वाला, CBF के सामने वाली भुजा ये है, यानी कि CF है, तो इसको आप लिखिए यहाँ पे CF। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा देखिएगा BCF के, BCF यानी कि इसके सामने वाली भुजा देखिए ये वाला है, ये भुजा है। ठीक है, यानी कि BF, तो यहाँ पे लिखिए आप BF। और फिर बच्चों जब दो भुजा बराबर कर दिए तो इसे आप बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु है। तो आप लिख सकते हैं सर जी मैंने सीखा अतः त्रिभुज ABC नहीं, सॉरी BCF लिखो या CBF लिखो, त्रिभुज का नाम है, पीछे दीजिए, यहां पर लिख देते हैं BC त्रिभुज BCF, त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। तो फिर बच्चों आप लोग को समझ में आया कि ये समद्विबाहु हो गया, ठीक ना? तो ये समद्विबाहु हो गया। अब मैं आगे चलता हूं, ठीक ना? तो यहाँ पे मैंने लिख चुका है, ये आगे पीछे लिखा था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको रीजन भी बताई ये क्यों बराबर हुआ, और बराबर होने का रीजन भी क्या हुआ, वो समद्विबाहु क्यों कह रहा है, मैंने रीजन दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मैं लिखता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं एक बात लिखता हूं, यदि B P के निकट हो तो, यदि B P के निकट हो तो, यदि B क्या बच्चे, यदि B जो है P के निकट हो, जरा देखिएगा ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट ये P के निकट हो तो,
कहता है कि ये जो बी एफ है, ये वाला लाइन एक समय बी बिंदु को यहाँ पे घिसका के कर दी, ठीक है, बी यहाँ पे चला, ठीक है, ये वाला देखा इस प्रकार यहाँ पे चला, ये वाला चला, ठीक है, बी यहाँ पे, फिर मान कुछ देरी के बाद मानते हैं कि ये बिंदु को मैंने यहाँ पे लेके चला, बी वाला को यहाँ पे लेके चला, ठीक है, तो लाइन यहाँ पे खींचा देगा, ठीक है, फिर बिंदु को यहाँ पे मैं लाता हूँ, ये वाला इस प्रकार यहाँ चला है, फिर बिंदु को मैं यहाँ पे लाता हूँ तो ये यहाँ पे चला है। एक समय ऐसा है कि बी जो बी बिंदु है यहाँ पे अगर लेके आएंगे तो पता चलता है कि सर बी एफ जो था ना ये वाला लाइन, ये बी पी एफ के काचे हो गए बराबर, यानी कि इसको जब हम यहाँ पे इस प्रकार लेके चलाएं तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या हो गया बराबर। कैसे सर, क्यों हुआ बराबर, तो देखिएगा यदि बी पी के निकट हो तो ये बी एफ वाला जो भुजा है पी एफ के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप डाल सकते हैं रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बीसी लिखा गया ना, बीसी सी एफ और बीसी लिखा गया, सॉरी यहाँ पे सॉरी चाहता हूँ, यहाँ पे बी एफ लिखना था, ठीक है, बी एफ लिखना था। ओके बच्चों, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, ये आपका बी एफ लिखा था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि पी पी एफ बराबर जो आपका है बी एफ है, पी एफ बराबर क्या है बी एफ हो गया। क्यों सर, क्योंकि ये वाला इसके बराबर इसलिए हुआ क्योंकि बी को पी के नजदीक लाएं, निकट हो तो ऐसा स्थिति होगा तो ये वाला भुजा इसका क्या होगा बराबर होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सर जी एलएचएस में भी बीएफ है और आरएचएस में भी क्या है बीएफ है, सॉरी आरएचएस में भी बीएफ है और आरएचएस में भी क्या है बीएफ है, यानी कि ये वाला साइड क्या हो चुका है बराबर हो चुका है, ये वाला साइड क्या हो चुका है आरएचएस वाला बराबर हो गया, तो एलएचएस वाला को आप क्या कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं आप यहाँ पे मेरे साथ कि जब आरएचएस बराबर है ये वाला बीएफ बीएफ तो ये वाला साइड को बराबर कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं आप मेरे साथ यहाँ पे सी एफ बराबर पी एफ। ऐसा क्यों हुआ जरा देखो थोड़ा सा, मैंने लिखा सी एफ बराबर पी एफ, ये वाला बराबर क्यों हुआ, क्यों हुआ क्योंकि ये आरएचएस वाला साइड क्या हो गया बराबर हो गया, तो एलएचएस वाला साइड को हम क्या कर सकते हैं बराबर, आरएचएस वाला साइड बीएफ था यहाँ भी बीएफ है तो एलएचएस को हम लोग ये वाला क्या कर दिया यहाँ पे बराबर कर चुके हैं, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और थोड़ा सा समझ दीजिएगा हमको, अब आपको सिद्ध हो चुका है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो पूरा ये लाइन है ना, ये पूरा जो लाइन है यहाँ पे क्या पूरा ये लाइन पूरा जो आपका है ये वाला ये आपका सीपी है और सीपी का डिस्टेंस यहाँ पे आर मैंने लिखा है, यानी कि सी और पी के दूरी को वक्र त्रिज्या कहते हैं, इसे डिनोट किया जाता है किससे आर से डिनोट किया जाता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीपी को यदि 2 से भाग दे, यदि 2 से भाग देते हैं, जरा देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूं कि यदि सीपी को मैं यहाँ पे लिखता हूं सीपी को यानी कि बड़ा वाला 2 से भाग दे रहे हैं, ये वाला को ये जो है ये जो आपका है ये वाला को 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग दिए तो ये वाला कटा भाग, ये वाला कट गया तो बचेगा कौन, ये बचेगा नहीं, यानी कि सीपी को लिखने के लिए मैंने क्या किया बड़ा में से ये वाला बड़ा वाला में से ये 2 से भाग दिए तो कट छट के मेरा सीपी आ गया। कहने का मतलब ये है पूरा एक लाइन है आपका कितना मानते हैं कि ये बी और सी और ये हो गया ए, ठीक है, हमको ये लाइन लिखना 50 डिग्री, ये 50 दिया है और 50 निकालना है, तो क्या बीसी में से देखिए उल्टा हो गया थोड़ा सा ये हो गया, ठीक ना, ये मान लेते कितना हो गया 100, ये बड़ा 100 है, हमको निकालना एक भाग ये वाला, ठीक है, मान लेते कि ये बी ये निकालना ये बीसी निकालना, ठीक है, कोई एक भाग निकालना या ये वाला निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों कि बीसी में से आप क्या कीजिए, बीसी में से 2 से भाग दीजिए ना, तो ये दोनों भाग आधा आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधा आधा हो जाएगा, यानी कि बटे लगाइएगा तब, यानी कि 50 या 50 यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार यहाँ पे लिखेगा, इसको CF को लिखने के लिए देखिए CF को लिखने के लिए मैंने CP को 2 से भागा दिया तो ये कट करके आएगा छोटा वाला भाग आएगा CF, और यहाँ पे PF का वैल्यू देखिए P और F जो है यहाँ से लेके यहाँ तक P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी छोटा f कहते हैं, तो PF को मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे क्या छोटा f में, और CF जो है CP जो है आपका CP यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया R हो गया, यानी कि बड़ा का R, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बड़ा R ऊपर में और बट्टा में 2 और यहाँ पे F, इसी को पलट कर लिखिए या करके लिख सकते हैं F बराबर R, सॉरी
एफ बराबर आर बटे क्या हो गया 2। ये हो गया प्रूफ आपका फार्मूला। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में, यानी कि उत्तल दर्पण में आपको सिद्ध करके मैं बताने वाला हूं। ये अवतल था, जो कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट सारे यहाँ पे तरीके मैंने बताया सिद्ध करने के, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। तो इसे आप सिद्ध करके 5 मार्क्स को ले सकते हैं। बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है सर, तो इसे आप बार बार प्रूफ कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अब ये क्वेश्चन यदि आ भी जाता है तो आप लोग वहां पे अच्छे से बना सकेगा। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में फिर।